गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं आपको के सामने एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक्स होगा हमारा जीएस जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में जो है हमारा एक पोर्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है आपके जीएस का। और मेरा मानना है कि जीएस में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं। इस पॉलिटी में सबसे महत्वपूर्ण है संविधान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसको बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये भी जानकारी होगी कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो उस दिन हमारे देश का संविधान लागू नहीं हुआ, बल्कि मेरे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया और उसी के उपलक्ष्य में हमारे देश में गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। अब जब मेरा संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस संविधान में कई सारे देशों के जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे, जो परिकल्पनाएं थी, उनको एक फूल की माला की तरह समाहित कर, सजो कर, उसे गूंथ करके और हमारे देश का एक खूबसूरत संविधान तैयार किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे पुराना लोकतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है। तो आज हम यही जानेंगे कि हमारे इस संविधान में किन किन देशों के कौन कौन सी परिकल्पनाएं ली गई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा जो है हर पेपर में आपसे 2 क्वेश्चंस इस पोर्शन से, इस टॉपिक से आते हैं, सिर्फ भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत से, कि हमारे भारतीय संविधान के जो तमाम जो परिकल्पनाएं हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं। तो ये टॉपिक्स मैं आपको लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। देखिए, इसमें जो है जब भारतीय संविधान हमारा बना उसके पहले जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हमारे देश की सरकारें काम कर रही थीं। उस देश के 3 पॉइंट्स को जो है हमारे भारतीय संविधान में समाहित किया गया और वो 3 पॉइंट्स था संघात्मक ढांचा, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, और प्लस जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जो हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, ये 3 चीज़ें जो है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। बाकी जो परिकल्पनाएं हैं वो अनेक देशों से लिया गया और इस देशों में सबसे महत्वपूर्ण देश था अमेरिका। और अमेरिका के संविधान से ही लगभग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में लिए गए हैं, जिसमें जो है जो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स है वो है मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार होता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है बच्चों? देखिए, फंडामेंटल राइट्स मेरे देश में जितने भी लोग हैं सबको दिया जाने वाला अधिकार है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का जब कोई व्यक्ति हनन करता है तो ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है वह व्यक्ति डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। यानी उसके लिए लोकल जुडिशरी, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति जो है डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके संविधान में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक
मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें कई प्रकार के अधिकार जो है आपको मिले हैं। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तमाम प्रकार के अधिकार जो है आपको दिए गए हैं। हम आगे के पोर्शंस में जब मौलिक अधिकार आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद जो है अमेरिका के संविधान से जो दूसरा पॉइंट्स लिया गया है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन ये होता है कि अगर न्यायपालिका द्वारा जो है किसी मुद्दे पर अगर फैसला दिया जाता है और अगर न्यायपालिका को लगता है कि मेरे द्वारा दिया गया जो फैसला है वो गलत है, तो वह दोबारा अपने फैसले को पलट सकता है, यानी अपने फैसले पे पुनर्विचार कर सकता है। और पुनर्विचार करके अगर उसको लगता है कि मेरा फैसला गलत है तो वो अपने ही फैसले को पलट सकता है, उलट सकता है, बदल सकता है। इसी को बोला जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। उसके बाद आप देखेंगे कि एक पॉइंट्स हमारे पास है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, मेरे यहाँ जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है। इसके ऊपर न तो इंटरनल और ना ही एक्सटर्नल किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति का कोई इसके ऊपर दबाव नहीं होता है, न तो हमारे यहाँ कार्यपालिका का, न तो विधायिका का, किसी का भी इसके ऊपर प्रेशर नहीं होता, बल्कि ये स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र रूप से ही जो है कोई भी निर्णय लेता है। उसके बाद एक अगला चीज़ है वो है कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। कार्यपालिका का मतलब मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल का काम जो होता है वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का क्रियान्वयन कराना, यानी उसको सही ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था की मदद से पूरे देश में लागू कराना ही कार्यपालिका का कार्य होता है। और इस कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ये परिकल्पना जो ये कंसेप्ट है ये भी जो है हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सशस्त्र सेनाओं के कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। देखिए, सशस्त्र सेना होती है, हमारे यहाँ 3 प्रकार की सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और नौसेना। इन तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति युद्ध का आह्वान कर सकता है और युद्ध को शांत भी कर सकता है, यानी युद्ध को रोक भी सकता है। यानी युद्ध को शुरू करने का प्लस अगर युद्ध चालू है तो उसको बीच में ही समाप्त करने का, उसको रोकने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसीलिए इसको जो है तीनों सेनाओं का कमांडर भी कहा जाता है। उसके बाद जो है एक कंसेप्ट है वो है राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति। आप देखेंगे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। पदेन का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा हमारे देश का, वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति भी हो जाएगा। यानी राज्यसभा का सभापति का चुनाव नहीं होता है, बल्कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है वही जो है पद जो है राज्यसभा के सभापति का धारण करता है। इसी वजह से इसको बोला जाता है कि पदेन। पदेन का मतलब कि पद के साथ ही जो है वो पद उसको मिल जाता है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति भी हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट है उद्देशिका। देखिए, उद्देशिका को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि दिस इज द मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ये हमारे संविधान का एक दर्पण है, यानी पूरे संविधान का एक प्रकार से कह सकते हैं कि समरी है। और संविधान का प्रत्येक जो पुट है वो पुट हमारी उद्देशिका में निहित है। यानी सिर्फ एक पन्ने की उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ करके हम अपने पूरे देश की संविधान को समझ सकते हैं कि हमारे देश के संविधान में क्या चीज़ें हैं। तो ये उद्देशिका और प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है ये भी मेरा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। हमारे यहाँ जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट जो है वो भी जो है हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो है हमारा अगला जो है टॉपिक जो पॉइंट्स है जो कंसेप्ट है वो है सोवियत संघ का संविधान। देखिए, सोवियत संघ जो था हमारा, जिसको आज रशिया अलग हो गया, हमारा रशिया वगैरह सब था,
तो उनको मिलकर सोवियत संघ था। कई देशों का एक संघ था पहले, बाद में वो सारे देश अलग अलग हो गए। तो उससे जो है मूल कर्तव्य लिया गया, हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमसे लिया गया। और आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जो है एक भाग 4 है, तो भाग 4 में क और प्लस अनुच्छेद 51 क में जो है मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्यों का पूरा विवरण दिया गया है कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं, उसको पालन करना चाहिए। जैसे हमारे देश में भाईचारा बंधुत्व बरकरार रहे, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो वन हो, जंगल हो और पेड़ पौधे हो, नदी हो, पहाड़ हो, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे यहाँ बहुत सारे सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं, उनको नष्ट न करें, ये भी हमारा कर्तव्य है। और अगर कभी जो है हमारा देश मुसीबत में आता है, कोई दूसरा देश हमारे देश पे आक्रमण कर लेता है, तो उस कंडीशंस में हमारे देश की रक्षा करना, देश के लिए हथियार उठाना भी ये मेरा कर्तव्य है। और इस प्रकार के तमाम कर्तव्य दिए गए हैं। हम लोग आगे जब संविधान में पढ़ेंगे तो मौलिक कर्तव्य का विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो है आयरलैंड के संविधान से भी कुछ चीज़ें जो है ली गई हैं। देखेंगे आयरलैंड के संविधान से जो है हमारे देश का जो है एक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति चुना जाता है उसकी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन लोग उसमें भाग लेते हैं और किस विधि से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये प्रक्रिया भी जो है हमारा जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो है हमारा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, मनोनीत करता है। यानी हमारे यहाँ देश में राज्यसभा का चुनाव होता है, लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जिसको राष्ट्रपति चुनता है, मनोनीत करता है। ठीक, तो ये 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। और ये भी कंसेप्ट, ये भी जो संकल्पना है वो हमारी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और इसके बाद जो है कुछ और भी देश हैं जिनसे हमारे कंसेप्ट्स लिए गए हैं। जैसे कि हम देखेंगे जो अगला हमारा जो टॉपिक्स है वो ये है इंग्लैंड का संविधान। देखिए इंग्लैंड के संविधान से भी हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, इसको भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे संसदीय व्यवस्था प्रणाली, जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था प्रणाली है कि आप देखते हैं कि संसद का चुनाव होता है, फिर चुनाव की प्रक्रिया के तहत जो है वो लोग संसद में आते हैं। संसद में आने के बाद जो है वो कानून बनाते हैं हमारे देश के लिए। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्था भी जो है हमारे इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। हमारे यहाँ कैबिनेट प्रणाली है। कैबिनेट प्रणाली का मतलब होता है कि जितने भी सांसद लोग चुन करके जाते हैं उन्हीं में से बहुत सारे लोगों को मिला करके मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। और जो हमारे सांसद हैं, जो संसद के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो कहते हैं कि चलो भाई हमारा काम जो है कानून बनाना है, और कानून जब हम बना देंगे तो आपको कानून का क्रियान्वयन कराना, यानी कानून को पूरा देश में जो है प्रशासनिक अमलों के साथ मिल करके उसको लागू कराना आपका काम है। तो कैबिनेट जो प्रणाली है वो भी हमारे जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है एकल नागरिकता। आपको पता होगा कि हमारे देश में जो है प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ जो है एक नागरिकता मिलती है, वो भी देश की नागरिकता मिलती है। इसके पहले जो है कश्मीर था जिसके पास जो है एक देश की नागरिकता प्लस एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता हुआ करती थी, किंतु वो भी जो है जब धारा 370 जो है हमारे यहाँ जब समाप्त हुआ तो वो भी ख़त्म हो गया, और वहाँ भी जो है हर व्यक्ति को जो है एकल नागरिकता प्रदान की गई। और हमको जो है सिर्फ और सिर्फ एक नागरिकता लेनी होती है, वो भी देश की नागरिकता। उसके बाद जो है विधि बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की क्या प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ, कानून कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये चीज़ भी जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। फिर इंग्लैंड के संविधान से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया गया है वो है विधि का शासन। यानी हमारे देश में जो है
वो कानून का शासन होगा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर व्यक्ति को जो है एक जैसा कानून मिलेगा, एक जैसा न्याय मिलेगा और विधि का शासन होगा। ये चीज़ जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है रीट अधिकारिता। हमारे यहाँ आपको पता है कि तमाम मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकार जब हनन होता है तो तमाम प्रकार के रीट्स जो है हमारे यहाँ मिले हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो रीट के बारे में हम आपको टोटल विधिवत बताएंगे। तो ये रीट का जो कंसेप्ट है वो भी हमारा जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जो है कनाडा का संविधान। देखिए कनाडा के संविधान से हमारा जो लिया गया है वो पॉइंट्स है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में विधान तथा संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। देखिए अवशिष्ट शक्ति क्या आता है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां दी गई है। पहली सूची होती है केंद्रीय सूची, जिस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। दूसरी सूची होती है राज्य सूची, जिस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होती है। और तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में तमाम विषय दिए गए होते हैं और उस विषय पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। किंतु अगर उस विषय पर केंद्र सरकार अगर कानून बना देता है तो उसका कानून ही मान्य होता है। तो तीनों अनुसूचियों के अलावा भी तमाम ऐसे विषय हैं जो तीनों सूची में से किसी भी सूची में नहीं आता है, तो ऐसे विषय को अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और केंद्र के विधान के पास है। और उसके बाद संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, यानी संघ और राज्य के बीच शक्तियों का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसके पास कौन सी शक्ति होगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो है शक्तिशाली केंद्र से युक्त संघ, यानी जो संघ हमारा होगा, संघ में कई सारे राज्यों का जो संगठन होगा संघ होगा, लेकिन उस संघ में जो है सबसे शक्तिशाली केंद्र होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का एजेंट होता है, जो राज्य में क्या हो रहा है उसकी सारी गतिविधियों का जो है वो समय समय पर जो है सूचना जो है राष्ट्रपति को देता रहता है। तो इसका मतलब कि राज्य के ऊपर जो है एक प्रकार से कंट्रोल जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो इस वजह से जो है शक्तिशाली माना जाता है केंद्र को, कि ये जो है हमारा जो संघ तो होगा लेकिन उस संघ में जो है हमारा जो केंद्र की भूमिका जो है अहम होगी। उसके बाद एक अधिकार जो एक पॉइंट्स जो एक कॉन्सेप्ट्स है कनाडा के संविधान से लिया गया है वो है एमपी और एमएलए का विशेष अधिकार। जो हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं या जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं एमएलए, उनको गिरफ्तारी से छूट का अधिकार दिया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती है जिसमें उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अधिकार जो है, ये जो संकल्पना है, जो कंसेप्ट है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी कुछ चीज़ें हमको लिया गया है। आप देख सकते हैं एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने बता ही दिया आपको कि समवर्ती सूची वो सूची होता है जिस विषय पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास भी होता है और राज्य सरकार के पास भी होता है, यानी दोनों चाहें तो इस पे कानून बना सकते हैं। उसके बाद संसद की संयुक्त बैठक, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि संसद की संयुक्त बैठक जो है 3 कंडीशंस में होती है। एक तो पहला होता है कि जब भी आम चुनाव होता है तो आम चुनाव के तुरंत बाद जो बैठक होती है जिसमें जो है जितने भी सांसद होते हैं वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो उस संयुक्त बैठक होती है। उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य बैठते हैं। तो उसके बाद जो होता है प्रत्येक साल जो है जो पहला सत्र शुरू होता है, मतलब एक प्रकार से कर सकते हैं जो बजट सत्र जो शुरू होता है, तो बजट सत्र शुरू होने से जस्ट पहले जो है फिर संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के जो है बुलावे पर जो है होती है। उसमें भी राज्यसभा और लोकसभा के लोग बैठते हैं एक साथ। और एक तीसरा पॉइंट्स होता है कि जब किसी बिल के ऊपर जब कोई विधेयक आया और उस विधेयक पर जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच जो है गतिरोध पैदा हो जाए, जब उनके बीच जो है गतिरोध पैदा हो जाए, जब उनके बीच ठन जाए, तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए भी जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो राष्ट्रपति की अध्यक्षता में ही जो है प्रावधान किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक
जो है का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद व्यापार, वाणिज्य तथा संगमन के प्रावधान है, यानी तमाम सारे देश के बीच जो व्यापार है, उनके बीच जो हमारा कमर्शियल जो कंसेप्ट्स है, तो उसका जो संगमन है यानी जो मेल मिलाप है अन्य देशों का, ये कंसेप्ट्स जो है भी हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो है हमारा फ्रांस का संविधान से लिया गया है गणराज्य। यह कहा गया है कि हमारा देश गणराज्य होगा। देखिए, गणराज्य का मतलब ये होता है कि हमारे देश पर किसी एक व्यक्ति का जो है शासन नहीं होगा, बल्कि हर 5 साल पर चुनाव होगा और उस चुनाव के दरमियान जनता जिस व्यक्ति को चुनेगी वही व्यक्ति जो है देश पे जो है शासन करेगा। यानी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे आप देखते होंगे राजतंत्र है, जहाँ पे जो है एक राजा होता है, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा होता है, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा होता है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ गणराज्य है। और गणराज्य का मतलब होता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए जो है मतलब जो है किसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, बल्कि जो सरकार होती है उस जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये चीज़ है और इसीलिए हमको कहा जाता है कि हम जो है एक गणराज्य है, हमारा देश गणराज्य है, ठीक, धर्मनिरपेक्ष है, गणराज्य। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है हमारे यहाँ संविधान संशोधन। जैसे आप जानते हैं कि संविधान में हमारे समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज़ संशोधित होना चाहिए तो संविधान का संशोधन करती रहती है। तो ये संविधान का संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर आप जानते हैं कि हमारे देश में एक कार्यपालिका होती है, यानी मंत्रिमंडल होता है, जिसका काम जो है देश में जो बनाए गए जो कानून को पूरी तरह से क्रियान्वित करना। उसके बाद जो है विधायिका का काम होता है कि देश के लिए कानून बनाना, यानी वो कुछ जो है प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के तहत जो है वो कानून बनाती है विधायिका। तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और जब कानून बन जाए तो उस कानून को पूरे देश में संचालित कराना कार्यपालिका काम होता है। वो अपने प्रशासनिक व्यक्तियों को लेकर वो जो है काम करती है। उसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है कानून बनाना नहीं, बल्कि कानून की समीक्षा करना। यानी विधायिका ने कानून जो बना दिया है वो कानून जो है सही है कि गलत है, वो कानून जो है संविधान के किसी अनुच्छेद या संविधान कि किसी व्यक्ति का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, तो उसकी वो समीक्षा करता है। अगर उसको लगता है कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, संविधान के कुछ चीज़ों का हनन हो रहा है, तो वो उसके पास पूरा पावर होता है कि वो जो है समीक्षा करके कानून को रद्द कर सकती है। यानी कानून को रद्द करने का अधिकार जो है न्यायपालिका को है। उसके बाद जो है एक लास्ट पॉइंट जो है हमारा हो जर्मनी का संविधान। आपको पता होगा कि जर्मनी के संविधान से जो हमको लिया गया है वो अधिकार लिया गया है आपातकालीन शक्तियाँ, जो इमरजेंसी पावर है। हमारे देश में भी तमाम प्रकार की इमरजेंसी पावर हैं। जैसे आपको पता होगा कि इमरजेंसी पावर में जैसे हमारे यहाँ संविधान में अनुच्छेद 352, 356 और अनुच्छेद 360 है। 352 में केंद्रीय इमरजेंसी है। अगर लगता है कि देश में जो है वाह्य आक्रमण अगर हमारे देश के ऊपर हो गया या सशस्त्र विद्रोह, हमारे देश की सेनाएं विद्रोह कर दी, ऐसी कंडीशंस में पूरे देश पे इमरजेंसी लग जाती है, पूरे देश के ऊपर जो है आपातकाल लग जाता है। दूसरा चीज़ होता है, आपको उन्हें बताया कि जो केंद्र सरकार क्या करती है कि प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल की नियुक्ति करती है। राज्यपाल जो है वो हमेशा जो है उस राज्य पे अपनी नज़र बनाए रखता है कि कहीं राज्य में जंगल राज तो नहीं चालू है। अगर उसको लगता है कि किसी राज्य में जंगल राज कायम हो गया तो वो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग करता है, और जब राष्ट्रपति इस पे बिल्कुल उसकी सहमति हो जाती है तब उस कंडीशंस में अनुच्छेद 356 में प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस कंडीशंस में उस राज्य की पूरी शासन व्यवस्था राज्यपाल के पास चली जाती है, और राज्यपाल एज अ प्रशासक जो है उस देश की नहीं बल्कि उस राज्य की शासन व्यवस्था को अपनी बागडोर में ले लेता है। और तीसरा जो है अनुच्छेद 360 है, जिसमें इमरजेंसी लगती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। अगर सरकार को लगता है कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डवाडोल हो रही है, डैमेज हो रही है और अर्थव्यवस्था को संभाल पाना मुश्किल है,
उस कंडीशंस में सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने पर किसी भी व्यक्ति, चाहे वो गवर्नमेंटेड मतलब सार्वजनिक व्यक्ति हो, सरकारी व्यक्ति हो, उसके तनख्वाह को कम किया जा सकता है। यही एक कंडीशंस है, उसकी तनख्वाह को कम किया जा सकता है और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है अपने हिसाब से गवर्नमेंट संचालित करने लगती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा कर के और जो उसके अधिकार का यह हनन हो रहा है उसका जो है वो वाद करे उस कोर्ट में, तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि आपातकाल जब लगता है तो उस कंडीशंस में जो आपको इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके तमाम प्रावधान जो है छीड़ हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं। यानी आपका कोई भी सहयोग सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने आपको तमाम सारे देशों से लिए गए पुट समझाए और आपको जो है विधिवत जो है किस देश के संविधान से क्या लिया गया है इसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है और करने से सब कुछ हो जाएगा। जैसे आप जानते होंगे, आपके पास जो है एक चीज़ है कि करने से कुछ भी संभव है और नहीं करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। जैसे अगर आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है मेहनत से पढ़ें और जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उस पॉइंट्स को करें। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ और इसके साथ हम विदा लेते हैं। वंदे मातरम।